हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हार्मफुल एक्टिविटीज़। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने यूजफुल एक्टिविटीज़ पढ़ा हुआ है। यूजफुल एक्टिविटीज़ में एक टॉपिक रह गया था एंटीबायोटिक्स का, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि किस बैक्टीरिया से कौन सा एंटीबायोटिक प्राप्त होता है और इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक किस प्रकार के बैक्टीरिया के खिलाफ कार्य करती है, ये हमको देखना है। तो देखिए, पहला एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। यहाँ पर देखिए, जो पहली एंटीबायोटिक है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जिस बैक्टीरिया से प्राप्त होती है उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रीसियस। यहाँ पर देखिए, ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक हैं वो स्ट्रेप्टोमाइसीज वर्ग के जीवाणुओं से प्राप्त हो रहे हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रीसियस, देखिए सब में स्ट्रेप्टोमाइसीज लगभग लगा हुआ है, इसलिए स्पीशीज का नाम विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो प्राप्त होती है ये स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रीसियस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। जब विकल्प में देगा तो पूछेगा कि स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त होती है, देगा स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रीसियस, स्ट्रेप्टोमाइसीज रेमोसस, स्ट्रेप्टोमाइसीज फ्रेडी, तो वहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है। इसलिए हमें विधिवत याद करना है, चाहे कोई ट्रिक बनाकर आप याद करें या लिख कर याद करें, जैसे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमको स्पीशीज का नाम विशेष तौर पर याद रखना है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रीसियस से प्राप्त होता है। इसके बाद दूसरा है नियोमाइसिन। नियोमाइसिन प्राप्त होता है स्ट्रेप्टोमाइसीज रेमोसस से। यहाँ पर जो नियोमाइसिन है ये प्राप्त होती है स्ट्रेप्टोमाइसीज रेमोसस से। इसके बाद अगला है टेरामाइसिन। टेरामाइसिन जो है ये प्राप्त होती है स्ट्रेप्टोमाइसीज फ्रेडी से। स्ट्रेप्टोमाइसीज फ्रेडी से प्राप्त होती है टेरामाइसिन। इसके बाद अगला है क्लोरोमाइसिटिन, या इसी क्लोरोमाइसिटिन को क्लोरैम्फेनिकाल भी कहा जाता है। ये प्राप्त होती है स्ट्रेप्टोमाइसीज वेनेजुएली से। स्ट्रेप्टोमाइसीज वेनेजुएली से। इसके बाद अगला है एरिथ्रोमाइसिन, जो कि प्राप्त होती है स्ट्रेप्टोमाइसीज एरिथ्रियस से। स्ट्रेप्टोमाइसीज एरिथ्रियस से प्राप्त होती है। इसके बाद अगला है आरियोमाइसिन, या इसी आरियोमाइसिन को टेट्रासाइक्लिन भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि टेट्रासाइक्लिन किसे कहते हैं, इन्हीं में से कोई चार नाम दे देगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आरियोमाइसिन है उसी आरियोमाइसिन को हम टेट्रासाइक्लिन के नाम से जानते हैं, जो कि प्राप्त होता है स्ट्रेप्टोमाइसीज आरियोफैसियंस से। स्ट्रेप्टोमाइसीज आरियोफैसियंस से प्राप्त होता है। इसके बाद अगला है कैनामाइसिन। कैनामाइसिन प्राप्त होता है स्ट्रेप्टोमाइसीज कैनोमाइसिटिकस से। कैनोमाइसिटिकस से। इसके बाद अगला है पॉलीमिक्सिन बी। पॉलीमिक्सिन बी प्राप्त होता है बैसिलस पॉलीमिक्सा से। तो यहाँ पर देखिए 8 एंटीबायोटिक्स के नाम लिखे गए हैं। एंटीबायोटिक्स तो बहुत सी हैं, लेकिन जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो ज़्यादातर यहीं से बनते हैं। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेप्टोमाइसीज तो सब में कॉमन है। इसके बाद जो यहाँ पर देखिए आरियोमाइसिन है, इसके नाम से ही, आरियोफैसियंस के नाम से ही पता चल जाएगा कि यहाँ से आरियोमाइसिन प्राप्त होती है। यहाँ पर देखिए कैनामाइसिन है, तो इसमें भी कैनोमाइसिटिकस लगा है, तो यहाँ से भी ये पता चल जाएगा। इसके बाद पॉलीमिक्सिन बी है,
तो यहाँ पर बैसिलस पॉलीमिक्सा है, तो ये विकल्प में रहेगा, तो ये भी पता चल जाएगा। तो 3 तो नीचे के हमें याद नहीं करने हैं, ये ऑप्शन के आधार पर, नाम के आधार पर भी हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये कौन सी एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की किस प्रजाति से प्राप्त होती है। हमें जो याद करना है वो 5 याद करना है। ग्रीसियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन, रेमोसस से नियोमाइसिन, फ्रेडी से टेरामाइसिन, वेनेजुएली से क्लोरोमाइसिटिन या क्लोरैम्फेनिकाल, और देखिए एरिथ्रोमाइसिन जो है ये भी एरिथ्रियस है, तो एरिथ्रियस और एरिथ्रोमाइसिन, तो ये भी हमें नहीं याद करना है। अब हमारा कितना बचा? 4 केवल याद करना है, ग्रीसियस, रेमोसस, फ्रेडी और वेनेजुएली। यही हमें पहले तो इससे याद करना है, ग्रीसियस, रेमोसस, फ्रेडी और वेनेजुएली। तो इन 4 से हमें यहाँ पर 4 एंटीबायोटिक्स तैयार करनी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, टेरामाइसिन, ठीक है, इसके बाद क्लोरोमाइसिटिन। तो यहाँ पर आप कोई ट्रिक बनाकर भी अपने दिमाग से याद कर सकते हैं, जैसे भी आपको याद रह सके। परीक्षा में 4 ही नाम हैं और यही चारों कंफ्यूज कर करके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसी से मिलेगा, तो ये परीक्षाओं में देने की संभावना कम रहती है। यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है, ये बन सकता है कि टेट्रासाइक्लिन किसे कहा जाता है, वहाँ पर देगा आरियोमाइसिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन या फिर क्लोरोमाइसिटिन या टेरामाइसिन। तो यहाँ पर जानिएगा कि आरियोमाइसिन जो है इसी को हम टेट्रासाइक्लिन के नाम से जानते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को कठिन करने का प्रयास करेगा तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी इनमें से ऐसी एंटीबायोटिक है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया के खिलाफ कार्य करती है, अगेंस्ट कार्य करती है। तो यहाँ पर जो क्लोरोमाइसिटिन है या क्लोरैम्फेनिकाल है, ये देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है जी पॉजिटिव और जी नेगेटिव, दोनों प्रकार के बैक्टीरिया के खिलाफ ये प्रभावी होती है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया के अगेंस्ट कार्य करती है। तो इसका जवाब होगा क्लोरैम्फेनिकाल या क्लोरोमाइसिटिन हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान में रखना है कि कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक है जो केवल और केवल ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ कार्य कर सकती है, तो वो है कैनामाइसिन और पॉलीमिक्सिन बी। देखिए लगभग यहाँ पर सब में सिन लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो 2 एंटीबायोटिक हैं इनके नाम कुछ नए से दिख रहे हैं, ज़्यादातर ये सुने हैं। तो यहाँ पर जो नए हैं पॉलीमिक्सिन बी और कैनामाइसिन, ये आपका ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट कार्य करता है, यहाँ पर जी माइनस लिखा है। बाकी जितने भी बचे हैं, हाँ यहाँ पर देखिए जी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव के अगेंस्ट वर्क करने वाला एक और है आरियोमाइसिन, जिसे टेट्रासाइक्लिन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 ऐसी एंटीबायोटिक हैं जिसके 2 नाम हैं, और वही 2 नाम वाली वैक्सीन दोनों बैक्टीरिया के खिलाफ कार्य करते हैं। तो यहाँ से भी याद कर सकते हैं कि आरियोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन और क्लोरैम्फेनिकाल ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों के अगेंस्ट कार्य करते हैं। बाकी जितने अवशेष बच रहे हैं वो सभी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट दिए जाते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ पर एंटीबायोटिक्स आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से एक आध क्वेश्चन और बनता है कि एंटीबायोटिक शब्द सबसे पहले किसने दिया था। तो एंटीबायोटिक शब्द जो दिया था सबसे पहले वो वैक्समैन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। यहाँ पर एक चीज़ और पूछा जाता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि पहली एंटीबायोटिक यहाँ पर आपको दिख रही है ऊपर लिखी हुई, इसकी खोज किसने किया था। तो इसकी खोज किया था वैक्समैन नामक साइंटिस्ट ने 1944 में, और इन्होंने ही सबसे पहले एंटीबायोटिक शब्द का भी उपयोग किया था। वैसे तो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा कि पहली एंटीबायोटिक कौन सी है जिसकी खोज की गई, तो वो तो आपको पेनिसिलिन है जो कि
फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। तो वो तो आपको एक फंजाई से प्राप्त होती है, जब फंजाई वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन पूछता है कि पहली खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी है, तो उसका जवाब पेनिसिलिन हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा कि एंटीबायोटिक शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो इसका जवाब आपका वैक्समैन हो जाएगा। और वैक्समैन ने किस एंटीबायोटिक की खोज किया था, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किया था, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस से प्राप्त होती है। यहाँ पर एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया का कौन सा ऐसा क्लास है जिस क्लास से सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक अभी तक निकाली गई हैं, तो एक्टिनोमाइसिटीज। यहाँ पर देखिए, एक्टिनोमाइसिटीज क्लास जो बैक्टीरिया की है, उसके अंतर्गत जो स्ट्रेप्टोमाइसीज प्रकार के बैक्टीरिया हैं, उसी से सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक निकाली गई है, और वो लगभग 2100 एंटीबायोटिक के आसपास निकाली गई है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस बैक्टीरिया की प्रजाति से सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक निकाली गई है, तो स्ट्रेप्टोमाइसीज आप लगाएंगे। और अगर पूछा जाए कि बैक्टीरिया के किस क्लास से सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक मिला हुआ है, तो उसका जवाब तब आप एक्टिनोमाइसिटीज लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन सबसे पहले किसने खोजा था, तो हमने बता ही दिया है, वैक्समैन ने 1944 में खोजा था। इसके अलावा एंटीबायोटिक से कुछ भी क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है, जितने भी बन सकते थे उतने आपको हमने बता दिए हैं। इसके बाद अब आता है हमारा बैक्टीरिया का हार्मफुल एक्टिविटीज़, कि बैक्टीरिया से हमें नुकसान क्या होता है। अब तक तो हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया से हमें लाभ क्या होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया से हमें नुकसान भी होता है। तो क्या नुकसान होता है बैक्टीरिया से, अब हम उसको पढ़ते हैं, हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया तमाम प्रकार के पौधों में या अनेक प्रकार के जंतुओं में और मनुष्यों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैक्टीरिया प्लांट में कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर डिजीज है प्लांट में, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर दिया भी गया है, सिट्रस कैंकर डिजीज। सिट्रस कैंकर डिजीज जो होता है, ये सिट्रस प्लांट में होता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया। तो इस प्रकार के जो प्लांट हैं, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उनमें होने वाला रोग है। और ये रोग होता है जैंथोमोनास सिट्री नामक जीवाणु से। जैंथोमोनास सिट्री, कई बार टीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सिट्रस कैंकर डिजीज किस बैक्टीरिया से होता है, या सिर्फ इतना पूछ लेगा कि सिट्रस कैंकर डिजीज होता किससे है। वो दे देगा कि वायरस से होता है, या फिर आपका दे देगा कि विरियांस से होता है, वायरस से होता है, या फिर आपका दे सकता है वहाँ पर फंजाई से हो सकता है, और यहाँ पर बैक्टीरिया से हो सकता है। तो 4 विकल्प दे करके बैक्टीरिया का नाम ना पूछ करके वो आपसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का समूह ही पूछ लेगा कि बैक्टीरिया से होता है, कि वायरस से होता है, कि वायरस से होता है, या फंजाई से होता है। तो यहाँ पर जान लीजिए कि जो सिट्रस कैंकर डिजीज होता है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है। और बैक्टीरियल डिजीज में कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो जैंथोमोनास सिट्री से होता है। क्योंकि जो बैक्टीरिया है ये प्लांट में बहुत कम डिजीज उत्पन्न करते हैं, इसलिए जो भी डिजीज उत्पन्न करते हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ज़्यादातर प्लांट में जो डिजीज होता है या तो वायरस से होता है, या फिर वायराइड से होता है, या फिर फंजाई से सबसे ज़्यादा होता है। तो बैक्टीरिया से कम ही डिजीज है। यहाँ पर देखिए 4-5 डिजीज लिखे गए हैं, तो ये चारों पाँचों यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद अगला है लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। यहाँ पर जैंथोमोनास ओराइजी से होता है लीफ ब्लाइट ऑफ राइस डिजीज। एक और रोग यहाँ पर एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, यहाँ पर ये होता है जैंथोमोनास मालवेसियरम से। यहाँ पर मालवेसी फैमिली का होता है, कॉटन का जो प्लांट है वो मालवेसी फैमिली में रखा गया है। तो इसके नाम से ही पता चल जाएगा कि मालवेसियरम है, तो यहाँ पर कॉटन वाला हो जाएगा। ओराइजी, ओराइया सेटाइवा होता है चावल का बोटेनिकल नेम, तो ओराइजी से भी पता चल जाएगा आपको लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। इसके बाद अगला है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल।
फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर, जो हमारा अनानास होता है और सेब होता है, उसमें एरवीनिया एमाइलोवोरा नामक बैक्टीरिया से रोग होता है, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है। इसके बाद अगला है क्राउन गॉल ऑफ वेस्कुलर प्लांट, ये भी इम्पॉर्टेंट डिजीज है, पूछा गया है पीजीटी के एग्जाम में। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक बैक्टीरिया से होता है ये डिजीज। तो ये तो हो गए हमारे प्लांट में होने वाले डिजीज। जो जो हमने इम्पॉर्टेंट बताए हैं उनको विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, और जो दो बचे हैं इम्पॉर्टेंट हमने नहीं बताया है उसको भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में सीटें बहुत कम हैं, लड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, मुकाबला एकदम टक्कर का है, इसलिए आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है बिल्कुल। इसके बाद अगला है एनिमल डिजीज, कि बैक्टीरिया से एनिमल में कौन से रोग होते हैं। बहुत कम डिजीज हैं, दो ही डिजीज यहाँ पर लिखे गए हैं। एक तो होता है एंथ्रैक्स, जो कि बैसिलस एंथ्रेसिस से होता है। तो यहाँ पर नाम से ही पता चल जाएगा एंथ्रेसिस से कि एंथ्रैक्स रोग होता है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगला है ब्लैक लेग ऑफ कैटल। यहाँ पर हाँ देखिए, अगर एंथ्रैक्स इस तरीके से पूछ लेगा कि एंथ्रैक्स रोग किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है कि फंजाई से होता है, तब तो कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये केवल बैक्टीरिया का स्पेशल नाम दे देगा तब आपको कठिन नहीं होगा, यहाँ पर नाम से आप अनुमान लगा लेंगे कि किस बैक्टीरिया से ये रोग होता है। इसके बाद अगला है ब्लैक लेग ऑफ कैटल, ये होता है क्लास्ट्रीडियम चैनवी नामक बैक्टीरिया से। ब्लैक लेग ऑफ कैटल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्लास्ट्रीडियम चैनवी नामक बैक्टीरिया से होता है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा रोग आपको पढ़ना है बैक्टीरिया के थ्रू, वो ह्यूमन में, मनुष्यों में बहुत रोग उत्पन्न करता है बैक्टीरिया, जिसमें पहला है कालरा। गर्मी आते ही कालरा का प्रकोप आपने सुना होगा, ये विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु से होता है। विब्रियो कालेरी जो कि एक कामा के आकार का बैक्टीरिया होता है। जब आपने बैक्टीरियल सेप पढ़ा था तो वहाँ पर हमने बताया था कि जो कालरा का जीवाणु होता है ये कामा के आकार का होता है और उसका नाम विब्रियो कालेरी है, जिससे कालरा रोग उत्पन्न होता है। जब कालरा रोग उत्पन्न होता है तो इसमें बार बार दस्त होता है, पलटी होता है, इससे शरीर का ज़्यादातर पानी बाहर निकल जाता है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन पहुंच जाती है। और अगर उस समय ORS सॉल्यूशन वगैरह दिए जाते हैं तो मरीज को लाभ मिलता है, अन्यथा यहाँ पर ये डेंजरस स्थिति में पहुँच जाता है। इसके बाद अगला है ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम टीबी रोग कहते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये टीबी रोग है। तो यहाँ पर टीबी रोग भी बैक्टीरिया से होता है और बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। इस समय टीबी उन्मूलन के लिए सरकार काफ़ी प्रयास भी कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द भारत को टीबी मुक्त कर दिया जाए। इसके लिए सरकारी अस्पतालों में फ्री में दवाएं भी उपलब्ध हैं और सरकार मरीजों के पोषण के लिए कुछ आर्थिक सहायता भी पर मंथ के हिसाब से उपलब्ध करवाती है। इसके बाद अगला रोग है निमोनिया रोग। बच्चों में ज़्यादातर होता है निमोनिया रोग। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक जीवाणु है, जिस पर आपने पढ़ा था, ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग भी किया था चूहे पर। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को लेकर के R2 और S3 स्ट्रेन लेकर के वहाँ पर उन्होंने प्रयोग किया था। अगला है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु से होता है। इसके बाद अगला है whooping कफ, जिसे आप काली खांसी के नाम से जानते हैं। ये बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। इसके बाद अगला है टाइफाइड। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। टाइफाइड में लंबे समय तक हल्का बुखार रहता है। इसके बाद अगला है टिटनस। टिटनस जब कभी आपको लोहे की जंग लगी वस्तुओं से कट जाता है कहीं पर, तो लोग कहते हैं कि टिट बैग लगवा लीजिए, नहीं तो टिटनस रोग हो जाएगा। काफ़ी खतरनाक रोग होता है, भयंकर दर्द होता है टिटनस में, और इतना दर्द होता है कि मरीज कराहते हुए इतना
मतलब उसको दर्द होता है कि वो उठ करके ऐसे बैठने का प्रयास करता है कि उसका शरीर मुड़ करके धनुष के आकार का हो जाता है। इसलिए टिटनेस को हिंदी में धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। बहुत ही भयानक पीड़ा होती है टिटनेस रोग में अगर ये हो जाता है। इसके बाद अगला है लेप्रोसी, जिसे हम कुष्ठ रोग कहते हैं। कुष्ठ रोग, यहाँ पर देखिए ये कुष्ठ रोग जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। फिर अगला है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस नाइजीरिया मेनिंजाइटिडिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। ये एक मस्तिष्क में होने वाला रोग है। और गोनोरिया और सिफाइलिस, गोनोरिया और सिफाइलिस ये दोनों जेनाइटल डिजीज हैं। यहाँ पर ये दोनों जेनाइटल डिजीज हैं, गोनोरिया और सिफाइलिस। गोनोरिया मेल्स में होता है और सिफाइलिस फीमेल्स में होता है। तो यहाँ पर जो गोनोरिया होता है ये नाइजीरिया गोनोरी नामक जीवाणु से होता है, जबकि जो सिफाइलिस होता है ये ट्रेपोनिमा पैलिडम नामक जीवाणु से होता है। इसके बाद अगला है जांडिस। जांडिस लेप्टोस्पाइरा इक्टेरो नामक जीवाणु से होता है, जिसे हम पीलिया रोग भी कहते हैं। जांडिस को पीलिया रोग कहा जाता है। और अगला है डिसेंट्री। डिसेंट्री जिसे हम साइजेलेरा डिसेंट्री नामक जीवाणु से होता है। साइजेला डिसेंट्री नामक जीवाणु से होता है। तो यहाँ पर देखिए जो बैक्टीरियल डिजीज है ह्यूमन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा रोग जीवाणु से होने वाला है, या कौन सा रोग विषाणु से होने वाला है, या कौन सा रोग कवक से होने वाला है। तो यहाँ पर तीनों जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, इनके द्वारा होने वाले डिजीज आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। इसके बाद कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि फूड पॉइजनिंग उत्पन्न करते हैं, भोजन को जहरीला बना देते हैं। इसमें पहला है साल्मोनेला इंटेरिडिस। ये दूध या उससे बने हुए उत्पादों पर उगता है और उसमें कुछ ऐसे टॉक्सिन उत्पन्न कर देता है कि वो पदार्थ विषैला हो जाता है, खाने वाला व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। अगला है स्टेफाइलोकोकस आरियस। स्टेफाइलोकोकस आरियस ये भी दुग्ध एवं अंडा वाले पदार्थों पर ग्रो करता है और उसे विषाक्त कर देता है। और सबसे जो मोस्ट पॉपुलर है वो है क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम, जो कि यहाँ पर फूड पॉइजनिंग उत्पन्न करता है। जब आप कभी सुनते हैं कि बारात वगैरह में कई लोग खाना खाने से बीमार पड़ जाते हैं, तो इसका कारण वहाँ पर होता है क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम, क्योंकि ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि अवायवीय नेचर का होता है। जहाँ पर वायु कम होता है, वायु नहीं होता है, वहाँ पर ये ग्रो करता है। गर्मियों वगैरह में अगर आप दाल को किसी विधिवत ढक्कन से आप ढक करके रख दें जिसमें हवा ना जाए, तो वो 4-6 घंटे के बाद ख़राब होने लगती है। इसका कारण होता है कि उसमें क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम नामक बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और पूछा जाता है कि ये जो क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम नामक बैक्टीरिया है ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप दो पढ़ेंगे, एक अनुकंपी एक परानुकंपी। तो जो आपका परानुकंपी तंत्र होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, उसे ये प्रभावित करता है। इसके अलावा मनुष्य की जो रेखित एवं अरेखित पेशियाँ हैं, दोनों को रेखित और अरेखित पेशियाँ जो हैं उनमें ये जकड़न उत्पन्न कर देता है और जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर दो चीज़ें और ध्यान में रखना है फूड पॉइजनिंग में कि जो क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, प्लस रेखित और अरेखित पेशियों को भी ये जकड़न उत्पन्न कर देता है। यहाँ पर एक चीज़ और है वाटर पॉल्यूशन, जल में प्रदूषण उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया। तो विब्रियो कालेरी और साल्मोनेला टाइफी ये दोनों वाटर को प्रदूषित करते हैं। इसलिए यहाँ पर जल के
थ्रो होने वाला ये रोग है। यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो कि गंदे जल पीने से होता है या प्रदूषित जल पीने से होता है। तो यहाँ पर देखिए जो कॉलरा और टाइफाइड का जीवाणु है ये गंदे जल में पाया जाता है, इसलिए जल से होने वाले रोग में आपको, पॉल्यूटेड वाटर से होने वाले रोग में आप कॉलरा और टाइफाइड को लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ जीवाणु ऐसे हैं जिसका प्रयोग बायोलॉजिकल वेपन्स के रूप में किया जाता है, जैविक हथियार के रूप में किया जाता है। मतलब कि बैक्टीरिया का पूरा बम सा बनाया जाता है और उसे दुश्मन देश में ले जाकर फेंक दिया जाता है, तो वहाँ पर उससे संबंधित भयानक रोग फैल जाता है और लोग ऐसे ही मर जाते हैं। दुश्मन देश को पता भी नहीं चलता है कि हमारे ऊपर किसी बायोलॉजिकल वेपन्स का अटैक हुआ है। तो इसके लिए ज़्यादातर एंथ्रेक्स रोग या बॉटुलिज्म, जिसे फूड पॉइजनिंग आप कहते हैं, या फिर कॉलरा हुआ, इन सब रोग के जीवाणुओं को बैक्टीरिया को यहाँ पर लैब में ग्रो किया जाता है और ग्रो करके उसे बम बना करके दुश्मन देश में फेंक दिया जाता है। तो बायोलॉजिकल वेपन्स के रूप में एंथ्रेक्स, बॉटुलिज्म और कॉलरा उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का उपयोग करते हैं। इसके बाद अगला है पस बैक्टीरिया, कि जब हमें फोड़ा या फुंसी हो जाता है या चोट लग जाता है तो उस स्थान पर मवाद बन जाते हैं। वो मवाद आपने देखा होगा दो प्रकार के होते हैं, कभी कभी मवाद पीले रंग की निकलती है और कभी कभी मवाद नीले रंग की निकलती है। तो जो पीले रंग की मवाद होती है वो स्टेफाइलोकोकस नामक जीवाणु से बनती है और जो नीले रंग की मवाद बनती है वो स्यूडोमोनास नामक जीवाणु से बनती है। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपके दोनों जेनाइटल डिजीज हैं इनको याद रखना है, प्लस किस बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है इसको आपको विधिवत याद करना है। यहाँ पर पस बैक्टीरिया ध्यान देना है। तो बैक्टीरिया में इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में जितने भी यूजफुल और हार्मफुल एक्टिविटीज से क्वेश्चन बन सकते थे उतना हमने आपको पढ़ाया है, और कौन सा इसमें से इम्पॉर्टेंट है और कौन सा आपको थोड़ा सा मतलब इग्नोर नहीं बोल सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट है उसे आप थोड़ा सा ज़्यादा केयर करके पढ़ेंगे और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको भी आप जितना हो सकता है उतनी सावधानी से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक एक नंबर के लिए बिल्कुल कंपटीशन काफ़ी तगड़ा है, बहुत ही कम सीटें हैं। तो आपको हमने कुछ ऐसा मटेरियल देने का प्रयास किया है कि कहीं से भी आपको समस्या ना हो, कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा बुकों का सहारा ना लेना पड़े। आप एक शॉर्ट नोट्स बना करके कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आप एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज का हमारा ये टॉपिक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद बैक्टीरिया में दो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, एक है आपका माइकोप्लाज्मा और एक बचा हुआ है आर्ची बैक्टीरिया। ये दोनों आपको पढ़ा देंगे, फिर बैक्टीरिया का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फंजाई पढ़ते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि लोगों को इसका लाभ प्राप्त होता रहे। तब तक के लिए नमस्कार।